हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 10वीं क्लास की संस्कृत यहाँ पर हम लगातार आपको बता रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने पूरा सिलेबस 2025 का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैंने दी थी। आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको व्याकरण का टॉपिक चालू करने वाले हैं। देखिए, व्याकरण में आपको हमने सारे के सारे टॉपिक बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। मित्रों, आज की क्लास में हम संधि बताने वाले हैं, तो फटाफट क्लास से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए यार, क्योंकि जो फायदा आपको मिल रहा है उनको भी मिलना चाहिए। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में हम जानेंगे संधि के बारे में। मैं आपको बहुत ही सरल तरीका से बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका से आप आराम से समझ जाओगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। संधि का टॉपिक जो है, संधि के टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको बताऊंगा और मैं जो क्लास में लूंगा आपकी, उसमें एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होगी जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, जैसे कि आपके व्यंजन संधि में जो जो टॉपिक हैं उसकी एक एक मतलब वीडियो में बना दूंगा जिससे कि आराम से आप देख सकोगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं संधि। तो संधि जो हमारा शब्द है ये बना है आपका दोस्तों सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से। ठीक है, इन सबको जोड़ने पर बनता है संधि शब्द। ठीक, संधि। अब संधि शब्द की हम बात करें लिंग के आधार पर, तो दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है हमारा। क्या है? पुल्लिंग शब्द। हो सकता है कि सुनने में आपको स्त्रीलिंग लग रहा हो, बट ये जो शब्द है आपका ये पुल्लिंग शब्द है। ऐसा क्यों हुआ? एक नियम है कि जब धातु में आपका की प्रत्यय जुड़ जाता है और फिर नया शब्द जो बनता है वो हमेशा ही पुल्लिंग में बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि संधि कहते किसे हैं? संधि किसे कहते हैं? आपने संधि के बारे में बहुत पढ़ रखा होगा, सुना भी होगा कि द्वयो वर्णयो मेलनम संधि ही कथ्यते, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं आपको जो भगवान पाणिनि जी के द्वारा सूत्र बताया गया है वो सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप नोट कर लेंगे, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप लिख सकते हैं, साथ में आप पेन कॉपी रखिए जिससे कि आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए बच्चों, एक सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। ये सूत्र है दोस्तों, क्या है? संधि करने वाला सूत्र। यानी यहां पर लिखा हुआ है संहिता। इसका मतलब ये हुआ कि ये संहिता संधि का ही दूसरा नाम है, इसलिए हम संधि को संहिता भी कह सकते हैं। इस सूत्र में लिखा है परः सन्निकर्षः संहिता। इसका मतलब हुआ कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं। क्या? वर्णों की अत्यधिक निकटता, नजदीक होना क्या कहलाता है? संहिता कहलाती है। संहिता का मतलब संधि है। ठीक है ना। अब इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं इसको सरल भाषा में लिखा देता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि संधि कहते किसे हैं। मैं ये लिखवा रहा हूं, आप नोट करिए। देखिए, यहां पर आप नोट करेंगे दोस्तों, दो वर्णों का परस्पर, दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं।
देखिए दोस्तों, यहां पर हमने आपको हिंदी में आराम से स्पष्ट रूप में लिख दिया है। देखिए, दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही बच्चों संधि कहते हैं। देखिए, दो वर्णों का मेल तो होता ही है, बट यहां पर सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो वहां पर परिवर्तन होना जरूरी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या वो संधि नहीं होगी? नहीं होगी दोस्तों, वहां पर संधि नहीं होगी। तो क्या होगा? वहां पर केवल संयोग होगा। क्या होगा बच्चों? केवल संयोग। संधि कहां होगी? संधि केवल वहीं होगी जहां दो वर्ण मिलने पर कोई विकार उत्पन्न हो, कोई परिवर्तन हो, चेंज होना चाहिए, तभी संधि कहलाएगी। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं कैसे होता है परिवर्तन। देखिए, यहां पर एक उदाहरण है, सुधन आगतम। बच्चों यहां पर बनता है स्वागतम। देखिए, स्वागतम 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 स्वागतम। तो यहां क्या हुआ? यहां पर बच्चों सु में जो ऊ था, इस ऊ की जगह व हुआ। सु में जो ऊ था उस ऊ के स्थान पर व हो गया, यानी ऊ बदल गया व में, यानी ऊ बन गया व। इसका मतलब यह हुआ कि यहां परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन नहीं होता तो ये संधि नहीं कहलाती। जैसे कि मैं एक उदाहरण और देता हूं, जैसे हमने लिखा त्वम धन एव, तो यहां बनता है बच्चों त्वमेव। अब आप देख लीजिए, यहां पर देखो म है, इधर ए है, हमने मिला दिया तो बन गया त्वमेव, बन गया ना। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहां पर संधि नहीं हुई। तो यहां इस उदाहरण में संधि नहीं होगी, तो यहां होगा केवल संयोग मात्र, यानी यहां पर हम कहेंगे संयोग। क्या कहेंगे बच्चों? संयोग कहेंगे। और यहां पर कहेंगे हम संधि। ये अंतर है दोनों में। अब आप समझ गए होंगे कि संधि कहां होती है और संयोग कहां होता है। तो संधि में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि परिवर्तन होना अपेक्षित है, परिवर्तन होना कंपलसरी है, तभी जाकर हम उसको संधि कार्य कहेंगे, अन्यथा वहां संयोग होगा। तो ये हमने जाना दोस्तों कि संधि शब्द किस तरह से बना, संधि की क्या परिभाषा है। संधि की परिभाषा पूछे तो आप लिखेंगे परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, हिंदी में इस तरह से आप याद रख सकते हैं, उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे जानेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं संधि के भेदों को। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिखो। अब देखिए मित्रों, आगे हम चलते हैं, आगे आपको हम बताते हैं संधि के भेदों के बारे में। तो चलिए संधि के भेद समझ लेते हैं। एकदम आसान तरीका से मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, हमारा अगला जो बिंदु रहेगा इसी में, वो है संधि भेदाः। ठीक है, इस तरह से आप भी नोट कर लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के हम उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे। देखिए बच्चों, संधि के भेदों की यदि बात की जाए तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि संधि भेदा कतिधा, तो उत्तर देना है त्रिधा, यानी कि संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, आप नोट करते चलें फटाफट। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 है बच्चों व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। और नंबर 3 है बच्चों विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, स्वर संधि का एक दूसरा नाम और है, उसको भी ध्यान रखना है। स्वर संधि को बच्चों हम अच संधि भी कहते हैं। क्या? अच संधि। क्या कहते हैं? अच संधि। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, अच संधि और स्वर संधि एक ही बात है। इसके बाद में व्यंजन संधि का भी दूसरा नाम है, तो इसको कहते हैं हल संधि। क्या कहते हैं बच्चों? हल संधि।
और विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है, तो आपको याद रखना है विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। तो ऐसे करके 3 संधि यहां पर हमने बता दिए, यानी संधि के 3 भेद होते हैं। अब इनमें जो सामान्य सी जानकारी है वो हम एक बार आपको समझा देते हैं सभी में, ठीक है। देखिए सभी में आपको समझा देता हूं मैं शॉर्ट में, आराम से समझ में आ जाएगा। इनको सेपरेट कर देता हूं मैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वर संधि में होता क्या है। तो यहां पर जो कंडीशन होती है बच्चों वो होती है स्वर प्लस स्वर। मतलब इसमें यह होता है कि जब हम संधि करते हैं तो संधि विच्छेद के दोनों ही पदों में आपको स्वर मिलेंगे, यानी कि स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, यानी दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, अच होने चाहिए। अब संस्कृत में स्वर कितने होते हैं आप जानते होंगे, कौन कौन से होते हैं। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये हमारे सब के सब स्वर हैं। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई वर्ण मिलेगा। देखिए उदाहरण से समझते हैं कैसे मिलेगा, यानी इधर भी स्वर इधर भी स्वर। तो उदाहरण देख लीजिए, प्रति धन एकम, ये बच्चों संधि विच्छेद है, ठीक है। अब संधि विच्छेद में हमें देखना कहां पर होता है, तो यहां पर आपको समझना है संधि विच्छेद के अंदर। देखिए दोस्तों, एक तो हमारा जो पहला पद है इसमें लास्ट में देखना होता है, और इधर सेकंड पद में हम देखते हैं स्टार्टिंग में। तो देखो यहां पर ई आ रहा है, ई आ रहा है, और इधर आपका ए आ रहा है। तो ये भी आपका स्वर है, ये भी आपका स्वर है, तो दोनों स्वर हो गए। तो यहां पर स्वरों का मेल स्वरों के साथ होता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्वर संधि। तो यहां पर बन जाएगा प्रत्येकम। क्या बनेगा बच्चों? प्रत्येकम। तो यहां बन जाएगा देखिए प्रत्येकम। अब इसमें यण संधि होती है, यण संधि। संधि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे होती है। तो ये आप समझ चुके हैं कि भाई स्वर संधि होती क्या है। अब आगे चलते हैं बच्चों, व्यंजन संधि क्या है, ठीक है। सामान्य सी जानकारी समझनी है। व्यंजन संधि में 3 कंडीशन याद रखनी है। नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 में स्वर के बाद में व्यंजन मिलता है। स्वर के बाद में क्या मिलता है बच्चों? व्यंजन। जैसे कि उदाहरण भी साथ में ही बता देता हूं, शिव धन छाया, ठीक है, बन जाता है शिव छाया। अब कैसे बना ये तो आगे की डिटेल आगे बताएंगे, ठीक है ना। कैसे कंप्लीट होता है ये हम आगे जब संधि पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। अभी सिर्फ हमें सामान्य जानकारी समझनी है। एक कंडीशन हो गई कि स्वर के बाद व्यंजन मिलेगा। नंबर 2 कंडीशन में बच्चों स्वर के बाद में आप व्यंजन के बाद में आपको स्वर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जगत धन ईशः, देखो यहां पर तय है, इधर ई है, तो बन जाएगा जगदीशः, ठीक है। ये हमारी दूसरी कंडीशन। लास्ट और तीसरी कंडीशन इसमें होती है बच्चों, व्यंजन के बाद आपको मिलता है व्यंजन, ठीक है। जैसे कि दिक धन गजः, देखो इधर भी आपका क इधर भी ग, यानी कि दोनों ही क्या है आपके व्यंजन, तो बन जाएगा दिग्गजः। क्या बनेगा बच्चों? दिग्गजः, ठीक है ना। तो ये हमने 2 बता दिए, स्वर संधि हो गए, व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि में क्या होता है? देखिए बच्चों, विसर्ग संधि में मुख्य रूप से 5 काम होते हैं। कितने? 5 काम। अच्छे से समझ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। 5 काम होते हैं, कॉपी में नोट कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना यार, उनको भी फायदा मिलना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि सारी क्लासेज आपको टाइम टू टाइम तभी मिल पाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 कंडीशन कौन कौन सी होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। विसर्ग संधि में होता क्या है? इसमें बच्चों विसर्ग के स्थान पर ही कार्य होते हैं। जो भी कार्य होगा वो विसर्ग के स्थान पर होगा। विसर्ग को 5 काम होते हैं। विसर्ग का कभी से बन जाता है, विसर्ग का कभी क्या बन जाता है बच्चों? से, यानी विसर्ग का से बनता है। एक कंडीशन तो ये हो जाती है, मैं एक बार लिख देता हूं, विसर्ग का से बन जाता है, या विसर्ग का रे बन जाता है, या विसर्ग का उ बन जाता है, या विसर्ग का लोप हो जाता है, या लोप दीर्घ, ठीक है। ये 5 कंडीशन हो जाती हैं। ये 5 काम होते हैं विसर्ग संधि में, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। एक एक उदाहरण में समझा देता हूं। नंबर 1 है नमः धन ते, बन जाएगा नमस्ते। अब देख लीजिए बच्चों, नमस्ते शब्द में यहां पर विसर्ग है नमः, और बन गया आपका नमस्ते, यानी विसर्ग के स्थान पर हो गया स। तो ये हो गया हमारा पहला काम, विसर्ग का बन गया से। अब नंबर 2 पे आपको हम समझाते हैं कि विसर्ग का रे कैसे बनता है।
जैसे कि एक शब्द है यजुस, क्या है? यजुष, यजुष या यजु, ठीक है। फिर आगे है वेद है, तो यहां पर बनता है यजुर्वेद है। क्या बनता है बच्चों? यजुर्वेद है। अब यहां पर आप देख लेंगे तो यहां देखो यजुस इसका मूल शब्द है, से का हम विसर्ग करेंगे तो यजु बनेगा, तो यहां विसर्ग के स्थान पर रे हो गया, बन गया यजुर्वेद, आयुर्वेदा। इसी तरह से आप बना सकते हैं। नंबर 3 पर हम आपको बताते हैं बच्चों ऊ कब बनता है। ऊ, तो यहां पर एक शब्द है शिवस, धन अर्च्य, ठीक है। शिवस कहो या शिवह कहो एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहां पर बनता है बच्चों शिवो, शिवोर्च है। देखो ये आप तब समझोगे जब हम संधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम केवल आपको एक सामान्य सी जानकारी बता रहे हैं। तो 3 कंडीशन हमारी हो जाती है, यानी कि यहां तो से हो गया, यहां पर आपका रे हो गया, यहां पर आपका ऊ हो गया। नंबर 4 में लोप कैसे होता है वो समझ लीजिए। देखिए भो हो धन देवाहा, यहां पर बनेगा भो देवाहा, यानी कि विसर्ग का लोप हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। यहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। एक लास्ट कंडीशन है, विसर्ग के लोप होने के बाद में दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे। तो इसमें एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, पुनर्धन रमते, ठीक है, बनता है पुनारमते। इसमें देखिए नियम क्या है कि र के बाद में यदि रे मिलता है तो पहले वाले रे का लोप हो जाता है, और पहले वाले रे से पहले मतलब लोप होने के, जैसे इसका लोप हो गया तो इससे पहले जो आपका अण मिलेगा, अण यानी कि अ ई उ, इनमें से कोई भी वर्ण मिलेगा उसको दीर्घ हो जाएगा। यही है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। तो यहां पर पुनर है और आगे रमते है तो रे का लोप हो जाएगा, पुनः रमते बन गया। फिर इसका जो न में ए है उसको दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा पुनः रमते, पुनः रमते। अंतरराष्ट्रीय बनेगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय बनेगा अंतरराज्यीय, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हम बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हमने आपको संधि के बारे में बताया, संधि शब्द किस तरह से बनता है, संधि की क्या परिभाषा होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, अलग अलग मैंने समझाया। स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।